हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसे भी का भाग 6। आपने अभी तक पिछले वीडियो में सुना कि रुबीना दीदी की शादी हो चुकी थी और अयान अनाया को उसे अपनी दुल्हन बनाने का बोल चुका था। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए अब सुनिए। अनाया इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई मुस्कुरा रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसकी सहेली ऋषिका थी फोन पर। अनाया ने कॉल रिसीव किया और पूछा, क्या बात है ऋषिका, फ़ोन क्यों किया? तू जा रही है ना हमारे साथ? अनाया ने आश्चर्य से पूछा। कहाँ? ऋषिका और भी हैरान से बोली, अरे इतनी जल्दी भूल गई, किसी के ख्यालों में खोई हुई थी क्या? अनाया ने अयान के मुस्कुराते चेहरे को याद करते सोचा, एक वही तो है जिसके ख्यालों में खोकर सब कुछ भूल जाती हूँ, जिससे मिलने को दिल हर पल बेचैन रहता है और जिसके पास आने पर लगता है सब बंधन तोड़कर उसी के होकर रह जाऊं। उसने सुना ऋषिका कह रही थी, बड़ी मुश्किल से एक एक को राजी किया और अब सब मना कर रहे हैं। अनाया ने याद करते हुए कहा, अच्छा वो सेमिनार अटेंड करना है, कहाँ है वो? तो ऋषिका बोली, गोवा में। अनाया हंसते हुए बोली, अच्छा तो तू इसलिए इतना आग्रह कर रही है, तेरा रोहित वहीं रहता है ना? तू जानबूझकर सता रही है, पर मैं क्यों शर्माऊं, मैं सच में उससे मिलना चाहती हूँ। पिछले महीने सगाई के बाद हम मिले ही नहीं। वो वहाँ अपने बिजनेस में बिजी है और मैं यहाँ स्टडी में। तो अनाया ने मुस्कुराकर कहा, इतना तड़प क्यों रही हो? शादी तो उसी से होगी ना? हाँ, पर शादी के 1 साल बाकी हैं अभी, और तू तो जानती है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। पहली बार हम इतने दिन एक दूसरे से मिले बिना रहे। अच्छा नहीं लगता यार, तो तू उसे बुला लेना यहीं। नहीं यार, उसके घर से सख्त मनाही है सगाई के बाद मिलने की। अब बता, तू चल रही है कि नहीं? हाँ बाबा चलूंगी, बस पापा को बता दूं। अंकल मना तो नहीं करेंगे? नहीं ऋषिका, तू बाकी सबको मना ले, मैं चलूंगी। अनाया के फ़ोन बंद करते ही अयान का नाम चमक उठा स्क्रीन पर। अनाया ने झूठे गुस्से से कहा, 10 मिनट भी नहीं हुए और 10 मिस कॉल्स, तुम ना अयान? अयान हंसकर बोला, बेचैन हो गया था। किसके साथ मेरी जान इतनी देर तक बात कर रही थी? मेरे सिवा कौन आशिक पैदा हो गया? तो अनाया ने मुस्कुराकर कहा, है कोई, नाम बताओ। कल का सूरज नहीं देख पाएगा वो। बस शुरू हो गए ना, रहोगे तुम मवाली के मवाली, मारपीट के अलावा कुछ आता ही नहीं तुम्हें। अयान ने धीरे से कहा, सॉरी। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। पर उसके फ़ोन रखने से पहले ही अनाया बोल पड़ी, मेरी कसम जो फ़ोन रखा तो। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, इतना भी नहीं समझे। मेरी फ्रेंड ऋषिका थी, हम कल गोवा जा रहे हैं, सेमिनार है वहाँ। वही बात हो रही थी। कितने दिन के लिए? यही कोई 1 हफ्ते के लिए। सुनते ही अयान चुप हो गया, फिर बोला, 1 हफ्ते? मैं कैसे रहूँगा तुम्हें देखे बिना? ये भी नहीं सोचा तुमने अनाया? कैंसिल कर दो, नहीं जाना तुम्हें। आहा, जब खुद बिना बताए महीनों गायब रहते हो तब। वो तो मैं काम से जाता हूँ, मैं भी कॉलेज से काम से जा रही हूँ, मस्ती करने नहीं। और खबरदार जो मेरे पीछे पीछे आए वहाँ। तो अयान का उठा, मजाक छोड़ो अयान, मैं सीरियस हूँ। ओके सॉरी, पर वादा करो आने के बाद मुझे किस दोगी? अनाया सुनकर शर्म से लाल हो गई, पर उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो गए हो अयान। लोग ठीक कहते हैं, लड़के को उंगली पकड़ने दो तो पल्लू पकड़ लेते हैं। तो अयान ने मासूमियत से कहा, पर तुमने ही मुझे अनरोमांटिक कहा था, इसलिए रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब कभी नहीं कहूँगा। तो अनाया बोली, कह सकते हो पर शादी के बाद। ओए होए, आज अच्छा एक बार मिल सकती हो शाम को? अनाया ने कुछ सोचते उत्तर दिया, नहीं अयान, अब हम नहीं मिलेंगे। याद है ना रुबीना दी से हमने क्या प्रॉमिस किया था, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे रास्ते में अड़चने पैदा हो। अयान ने ठंडी आंखें भरते हुए कहा, ठीक है, लव यू। पर अनाया अयान को उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए बोली, ठीक है, पर मैं मिलकर ही वापस आ जाऊंगी। अयान खुशी से उछलते हुए बोल उठा, ठीक है अनाया, थैंक यू। गोवा आने के बाद 3-4 दिन अनाया को टाइम ही नहीं मिला कि अयान से खुलकर बातें करे। वह अकेली तो नहीं थी, साथ में उसकी सहेलियाँ या प्रोफेसर रहते थे और वो नहीं चाहती कि किसी को कुछ पता चले। आज उनकी सेमिनार समाप्त हो चुकी थी और सब समुद्र के पास गए थे। उसकी सहेलियाँ तो समुद्र के पानी में उतरकर मस्ती कर रही थी,
पर वह चुपचाप किनारे एक चट्टान पर बैठकर उनकी मस्ती देख रही थी। उसने अयान को 2-3 बार कॉल भी किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अनाया ने पापा को फ़ोन करके उनकी खबर ली, सोनू से थोड़ी बात की और चुपचाप बैठ गई। उसका मन कर रहा था सोनू से अयान के बारे में पूछे, पर ऐसा वह नहीं कर सकती थी। कुछ भी हो, सोनू बच्चा था। अगर पापा या मासा ने पूछ लिया कि अनाया क्या बात कर रही थी और वो बता दे तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। पापा को तो लगता है कि वह अयान को जानते ही नहीं और उनकी बेटी किसी लड़के से उनके इजाज़त के बिना बात करते मिले, ये वो सोच ही नहीं सकते थे। अनाया को वो शाम याद आ गई जब वो अयान से जाकर मिली थी। कहने को उसने कह दिया था कि मिलकर ही चली जाएगी, पर यह होना संभव था। अयान उसके लिए कितना चिंतित था, मानो वो कोई छोटी सी बच्ची हो। अनाया, एक जैकेट और एक छाता जरूर साथ रखना, वहाँ बहुत बारिश होती है, कहीं भीगकर बीमार ना हो जाओ। वहाँ कोई ख्याल रखने वाला भी तो नहीं है, और जानता हूँ गेस्ट हाउस में ही रहोगी, पर फुटपाथ से कुछ खरीद कर मत खाना। और हाँ, समुद्र में बिल्कुल मत उतरना, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और अनाया ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा था, कहाँ मैं तुमसे प्यार की बातें करने आई, पर तुम दादी माँ की तरह नसीहत दे रहे हो। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ अयान, अपना ख्याल रख सकती हूँ। अयान ने हाँ में सर हिलाया और पॉकेट से एक पैकेट निकाल कर देते हुए कहा, यह कुछ मेडिसिन है, तुम्हें हरदम सर दर्द की शिकायत होती है ना? मुझे रुबीना दी ने बताया था, तो वहाँ कहाँ मेडिसिन ढूंढती फिरोगी। और मैंने स्पेशलिस्ट से बात कर रखा है, आने पर एक बार चेकअप करा लेना, ठीक है ना? ऐसे सिर दर्द ठीक नहीं होते, और बुखार की, पेट दर्द की, खांसी की सब मेडिसिन रखी है इसमें, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर प्लीज़ अपना ख्याल रखना, बीमार मत पड़ना। अयान बोले जा रहा था और अनाया उसे अवाक सा देख रही थी। क्या कोई इतना भी किसी से प्यार कर सकता है? उसने तो दूसरे लड़कों की आंखों में अपने लिए हवस ही देखा है। अब तक पापा के सिवा किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा। शायद पापा भी कभी कभी चूक गए, पर ये कौन है जो उसके लिए इतना परेशान रहता है? क्या रिश्ता है अयान के साथ उसका? क्या सच में रिश्ते आसमान से बनकर आते हैं? वरना वो और अयान क्यों मिले? शायद हाँ, वह अयान के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, क्यों अयान, मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? अयान ने मुस्कुराकर उसके हाथों को हल्के से दबाया और प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए उत्तर दिया, क्योंकि अयान के लिए अनाया अनमोल है। उसने न किसी से इतना प्यार किया है और न ही किसी से इतना प्यार पाया है। वह तुम्हें खोने से डरता है सोना। अनाया उससे लिपट गई थी, दोनों के दिल में यही डर शायद उन्हें दहला रही थी। अगर उन्हें अलग होना पड़े तो कैसे जिएंगे वो, क्योंकि अब तो एक दूसरे के बिना वे जी नहीं सकते थे। अनाया उन बातों को याद कर मुस्कुरा रही थी। उसने फिर अयान को फ़ोन किया, पर स्विच ऑफ देखकर उसने उदास स्वर में कहा, कहाँ हो अयान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं भी वह आवाज़ पहचानते ही झट से पीछे घूमी और अयान को देखकर हैरान रह गई, जो सर झुकाए खड़ा था वहाँ। अनाया ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। अयान ने उसकी तरफ देखा और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अभी तो कहा मिस कर रही हो, इसलिए आ गया। अनाया ने गुस्से से कहा, तो फिर वहीं जाओगे जहाँ मैं जाऊंगी। रुबीना दी ने क्या कहा था, याद नहीं तुम्हें? अयान ने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ याद है मुझे, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, पर वो राजू है ना, वह मुझसे कहने लगा, भाई गोवा लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, आपको इस तरह भाभी जी को नहीं छोड़ना चाहिए था, आप चले जाओ वहाँ, और अगर भाभी जी नाराज हों तो कहना, मुझे आकर डांटे। अनाया की हंसी छूट गई उसके बहाने सुनकर, पर उसने खुद को रोका और बोली, तुम ना अयान, तुम्हारा क्या करूं मैं बताओ? अयान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता। अनाया ने आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ सच है। अयान समझ गया था अनाया का गुस्सा फुर्र हो गया है, इसलिए पास आते हुए बोला, चलो तुम्हें क्रूज में चढ़ाऊं। अनाया ने हैरानी से कहा, क्रूज में? तुम कैसे ले जाओगे वहाँ? अयान अपने बालों को झटकते हुए बोला, अयान मलिक के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, यहाँ सब पहचानते हैं मुझे। तो तुम यहाँ पहले से आ चुके हो? तो अयान कंधे उचकाते हुए बोला, बहुत बार, हमारे बिजनेस की डील यहीं तो होती है। कैसी डील? स्मगलिंग की डील।
यहाँ से हेरोइन, चरस, गांजा, ड्रग्स एक्सपोर्ट किया जाता है। अनाया बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी। फिर उसने कहा, अयान, तुम ये सब बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? अयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं अनाया, बिल्कुल आसान नहीं था मेरे लिए ये सब कहना, और वो भी उसके सामने जिसे मैं प्यार करता हूँ और जो इस दुनिया की सबसे मासूम सीधी सादी लड़की है। पर मैं तुम्हें झूठ भी तो नहीं कह सकता। प्रॉमिस, मैं सब छोड़ दूंगा। अनाया के होंठ कांपे। कब अयान, कब छोड़ दोगे? अयान चुप था। सचमुच उसके लिए इतना आसान नहीं था ये सब छोड़ना, क्योंकि वह इसमें पूरी तरह फंस चुका था। पर अनाया के लिए उसे ये सब छोड़ना था। उसने आह भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ अनाया, मुझे तुम और इनमें से एक को चुनना होगा, और इनको छोड़ने से वे लोग शायद मेरी जान ले लें, पर तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता। मैं उनसे बस इतनी विनती करूंगा कि मुझे कुछ पल तुम्हारे साथ बिताने दें, फिर मुझे मार दें। यह सुनते ही अनाया उससे लिपट गई और आंसू भरी आंखों से बोली, ऐसी बातें फिर कभी मत कहना अयान। सब कुछ ठीक होगा, हम कुछ सोचेंगे, है ना? अयान उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी ही बातों को दोहराया, हाँ अनाया, हम कुछ और सोचेंगे। अनाया ने अपने आंसू पोंछे और अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते बोली, जितनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीऊंगी वही मेरी जिंदगी होगी। मैं एक एक पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अयान ने भीगी आंखों से हाँ कहा। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो चलो, मुझे क्रूज में ले चलो, मैंने कभी नहीं देखी क्रूज। अयान उसके हाथों को कसकर पकड़ते बोला, मैं तो चाहता हूँ तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊं। चलो, गोवा के सबसे बड़े क्रूज में तुम्हें हाथ चढ़ाऊंगा। दरवाजे पर एक आवाज हुई और अनाया वर्तमान समय में लौट आई, पर कोई नहीं था वहाँ। उसे नींद आ रही थी, पर वो सो नहीं सकती, क्योंकि उसे इस इंसान का इंतजार करना था जिसने उसकी कीमत चुकाई थी। पर वह आ क्यों नहीं रहा? कम से कम उसे अपनी बीती जिंदगी में झांकने की जरूरत तो नहीं होती। अब तक तो वो सब कुछ भूलकर जी रही थी। उसने तो पापा को, मासी को, सोनू को और यहाँ तक कि खुद को भी भुला दिया था, और उस इंसान को तो याद ही नहीं करना चाहती जिसकी वजह से वह बर्बाद हो चुकी थी। हाँ, वह अयान को नफरत करने लगी थी। इंसान अगर तैरना ना जानता हो और समुद्र में डूब रहा हो तो वह जानता है कि उसकी मौत निश्चित है और वह अपनी मौत मान लेता है। पर अगर उसे कोई सहारा देकर फिर से पानी में ढकेल दे तो जीने की आस टूटने से वह और भी ज्यादा दुखी होता है। अनाया को भी अयान ने सपने दिखाए थे और फिर बीच मझधार में डूबने को छोड़कर चला गया था। अनाया में जीने की जो ललक वह जगा कर गया था, उसके लिए उसे रोज 100 बार मरना पड़ता है। वह क्या जाने, अगर अयान के साथ उसका नाम नहीं जुड़ता तो पापा उसके साथ होते और वह अपनी मंजिल बना लेती। पर अयान के साथ नाम जोड़कर उसे क्या मिला? एक जिल्लत की जिंदगी जहां उसकी हर रोज बोली लगाई जाती है। अनाया ने आसमान की ओर देखा और रुंधे हुए आवाज में बुदबुदाया, सॉरी पापा, मैं आपकी मौत की जिम्मेदार हूँ। कोई बच्चा अपने माता पिता को दुखी करके, उनकी अवहेलना करके सुखी नहीं हो सकता। मुझे भी आपको झूठ बोलने का, आपका विश्वास तोड़ने का इनाम मिल चुका है। पापा, थक गई हूँ, अब मैं अपने पास बुला लो पापा। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना चेहरा ठीक किया। नहीं, मेकअप खराब नहीं होने चाहिए, पर ये यादें जाती क्यों नहीं हैं? एक के बाद एक कड़ी जुड़ क्यों रही है? क्या अब तक अनाया की जिंदगी में इतनी उथल पुथल हुई कि उसने अपने अतीत को याद करने का समय ही नहीं मिला? हाँ, शायद इसीलिए आज वो सारी बातें याद आ रही हैं, जिसके बाद उसकी जिंदगी एक झटके से बदल गई। गोवा में दोनों को किसी का डर नहीं था, इसलिए बेफिक्र एक साथ घूमने लगे थे। अनाया की दूसरी सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थीं। प्रोफेसर अपने आप में व्यस्त थे। अनाया अयान के साथ समय बिताते हुए उससे बार बार प्रॉमिस ले रही थी कि अब वह मुंबई में उससे मिलने की जिद नहीं करेगा, क्योंकि अब रुबीना दीदी भी नहीं थी जो वह उनके घर जाने का बहाना करके अयान से मिलने आए। अयान ने मुस्कुराकर कहा था, ठीक है बाबा, अब सीधा डोली लेकर आऊँगा। ये सुनते ही अनाया शर्मा जाती थी। फिर वह रात जब वह अयान के साथ गोवा में दूर निकल आई थी और अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। अयान की गाड़ी रास्ते में अचानक बिगड़ गई थी। अनाया बहुत घबरा गई। कैसे वह वापस अपने गेस्ट हाउस जाएगी?
किसी ने पूछा तो क्या जवाब देगी वह। उसने ऋषिका को फोन किया था तो उसने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, अनाया मुझे पता है तेरे साथ अयान है। यह सुनते ही वह कांप गई और डरते हुए पूछा था, तुझे कैसे पता? तेरे मोबाइल में मैंने अयान का फोटो देखा है, पर डर मत, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। फिर ऋषिका ने हंसते हुए कहा था, अब तो पूछेगी कि अयान को मैं कैसे जानती हूँ, तो तुझे बता दूँ हम एक साथ पढ़ते थे। हाँ, मैंने कभी उससे दोस्ती नहीं की क्योंकि घर से मनाही थी, पर मुझे वो अच्छा लगता था और मैं जानती हूँ वो अच्छा इंसान है। अनाया यह सुनकर मुस्कुराई थी पर अपना डर जाहिर किया था। तूने किसी को बताया तो नहीं ना? तुम जानती हो ना, बात फैलेगी तो पापा तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। मैंने किसी को नहीं बताया। अनाया मुझे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, पर तू सोच, तेरे पापा को तुझे तो बताना ही होगा। कब तक चुप रहेगी? पर अभी नहीं, बस अयान इन सब चीजों से बाहर निकल आए। ऋषिका ने हंसते हुए कहा था, तो सुन राज की बात, मेरा मंगेतर रोहित पहले सिर्फ मेरा दोस्त था। मुझे अयान बहुत पसंद था, उसके सपने भी देखती थी मैं, पर यह असंभव है। जानकर मैं पीछे हट गई और रोहित को चुना क्योंकि रोहित मुझसे बहुत प्यार करता था। पर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई अनाया, प्यार तो हो जाता है। तो अनाया बोली, ये सब सोच समझ कर थोड़ी किया जाता है। हाँ, इसलिए तो हमारी भोली अनाया एक मवाली से प्यार कर बैठी। अच्छा सुन, मैं भी अभी रोहित के साथ हूँ और उसकी दीदी के घर आई हूँ। मैं प्रोफेसर को फ़ोन करके बता देती हूँ कि तू मेरे साथ है, पर कोशिश करके देर रात तक ही सही वापस आ जाना। अनाया ने हाँ कही और फिर अयान को देखकर पूछा, अयान बारिश कब रुकेगी? यहाँ ऐसी बारिश होती है अनाया, कोई भरोसा नहीं रुके या नहीं रुके। तुम्हारी गाड़ी कैसे ठीक होगी? मैंने फ़ोन किया है, मैकेनिक आने तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना अनाया। दोनों गाड़ी के अंदर थे, बाहर जोरों की बारिश थी और अंदर दोनों का दम घुट रहा था। मैकेनिक का तो पता नहीं था और अयान फ़ोन पर किसी से ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था। वह बहुत गुस्से में था। अनाया ने सुना, वह कह रहा था, ऐसे कैसे गैरेज बंद करके चला गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई ना कहने की? तो अभी उसके घर जा, शाम और उठा ला। कल का सूरज नहीं देखना है उसे क्या? अनाया यह सुनते ही कांप गई। उसने अयान को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और चेहरा कांप रहा था। अनाया ने धीरे से कहा, अयान ऐसे किसी से जबरदस्ती सब कुछ नहीं करवाया जाता। अयान ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा अनाया, पर मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। तुम अगर समय पर गेस्ट हाउस नहीं पहुंची तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या बातें बना रहे होंगे अभी। तो अनाया बोली, ऋषिका से बात हुई है, उसने मैनेज कर लिया है, बस देर रात तक भी पहुंच जाएंगे तो ठीक है। अयान यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना अनाया, और तुम्हें नहीं लगी क्या? दोनों इस बात पर हंस पड़े। अयान बोल पड़ा, अगर यहाँ से कोई बस या कुछ सवारी मिल जाती तो मैं तुम्हें गेस्ट हाउस पहुँचा देता, पर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो अनाया बोली, तुम जानबूझकर यहाँ लाए थे ना अयान, जिससे मैं वापस ना जा सकूँ। हाँ, और अब कहोगी कि मैंने ही गाड़ी खराब की है, और फिर कहोगी इन बारिशों को भी मैंने ही बरसने को कहा था। अनाया उसके कहने के ढंग से खिलखिला उठी और बाहर देखते हुए बोली, देखो बारिश कम हो गई है। कहते हुए उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। अयान ने आश्चर्य से पूछा, क्या कर रही हो अनाया? अंदर बैठो, अंदर दम घुट रहा है मेरा, जब तक तुम्हारा मैकेनिक नहीं आता थोड़ी सांस ले लूं। तभी उसकी नज़र दूर ऊंचाई में एक मूर्ति पर पड़ी। वह आश्चर्य होकर पूछी, वो क्या है अयान? अयान भी बाहर आ गया। वह उस ओर देखते हुए बोला, वो डोना पाउलो की मूर्ति है। दोनों पति पत्नी थे। तो अनाया ने हैरानी से पूछा, पर मूर्ति क्यों है उनकी? पाउलो मछुआरा था, वह जब भी दूर समंदर में मछली पकड़ने जाता था डोना उसके आने की राह देखती रहती। एक बार वह गया तो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं डोना वहीं बैठकर उसका इंतजार करती रही और पत्थर की बन गई। उसके बाद से प्रेमी प्रेमिका इस जगह को पूछते हैं। कहते हैं वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेने से प्रेमी बिछड़ते नहीं हैं। तो अचानक अनाया नाराजगी भरे स्वर में बोली, और तुम अभी तक मुझे यहाँ नहीं लाए, तुम बहुत बुरे हो अयान। क्यों? अनाया उसका हाथ पकड़ते बोली, चलो ना अयान, हम भी उनका आशीर्वाद ले लें, फिर हम भी साथ होंगे सदा के लिए। अयान हंसता बोला, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता अनाया।
पर अनाया के गुस्से भरे चेहरे को देखते हुए बोला, अच्छा चलो, पर कभी भी बारिश आ सकती है, हम भीग जाएंगे। मुझे भीगना मंजूर है, चलो। दोनों ऊपर तक पहुंचते ही बड़े जोर की बारिश आ गई। उन्होंने देखा वहां कोई भी जगह नहीं जहां वो अपना बचाव करते और न कोई आदमी था। अयान ने कहा, मैंने कहा था ना, अब क्या करेंगे बताओ। अनाया को भी यही चिंता खाई जा रही थी। दोनों वही मूर्ति के पास बहुत देर तक रुके, पर जब लगा अब इस बारिश में वो दोनों भी बह जाएंगे तो अयान अनाया का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो अब हमें चलना चाहिए। तो अनाया ने घबराते हुए पूछा, कितना टाइम हुआ अयान? कम से कम 12 बजे होंगे। अनाया, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए नीचे उतरने को हुए और दूर से ही यह देखकर दंग रह गए कि कार का ऊपर तक पानी लबालब भरा हुआ था। अयान ने अनाया का हाथ और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं अनाया, हम नीचे नहीं जा सकते, इधर और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, वहीं रुकना पड़ेगा हमें। दोनों ऊपर चढ़कर किसी तरह एक होटल तक आ गए थे और अयान ने मैनेजर से 2 कमरों की मांग की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, एक कमरा दे सकते हैं वो। अयान ने कुछ कपड़ों का भी बंदोबस्त किया था, पर अनाया ठंड से कांप रही थी। उसे बारिश में भीगने की आदत नहीं थी, इसलिए शायद उसे बुखार आ गया था। अयान ने गर्मी के लिए उसे दूध में हल्दी डालकर पिला दिया और उसे सोने को कहकर खुद कुर्सी पर ही रात गुजरने की व्यवस्था की। पर अनाया को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा था शायद वह भी सारी जिंदगी अयान का इंतजार करते हुए पत्थर की बन जाएगी, क्योंकि पापा कभी भी अयान को स्वीकार नहीं करेंगे। पापा के लिए ऊंचे खानदान का, उच्च वंश का होना सबसे ज़्यादा मायने रखता था और अयान के पास कोई परिचय था ही नहीं। वह क्या बताएगा पापा को कि उसे पता ही नहीं उसकी माँ कौन है और उसके पापा मुंबई के कुख्यात जगन मालिक थे। नहीं, पापा अयान से उसका विवाह करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। वह घबराकर उठ गई और अयान के पास आ गई। अयान ने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ अनाया, बुरा सपना देखा? अनाया ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अयान, मुझे कुछ कहना है तुमसे, मुझे कह लेने दो। तो अयान उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, बोलो ना अनाया। अयान, मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता पापा को कभी मंजूर नहीं होगा। अयान इतना सुनते ही दहल गया। उसने अनाया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ऐसा मत कहो अनाया, मैं तुमसे अलग होकर नहीं जी सकता। पर यही सच है अयान, और मैं जानती हूँ पापा मेरी शादी किसी और के साथ कर देंगे और पापा के लिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। उनकी खातिर मुझे किसी और का बनना पड़ेगा और इसलिए मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं तुम्हारी बन जाऊँ। मुझे अपना बना लो अयान। यह रात मेरी सारी जिंदगी की याद बनकर रह जाए और इस याद के सहारे मैं जिंदगी काट लूंगी। अयान ने उसे अपने बाहों में भर लिया और दोनों को पता ही नहीं चला था कब वे एक दूसरे के बन गए थे। उन्होंने सारी सीमाएं पार कर ली थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। शायद क्यों, सच में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस रात अनाया ने जो कदम उठाया था वह रात की मांग थी या उन दोनों की जरूरत? अयान तो शायद पीछे हटना चाहता था, पर अनाया की चाहत को वह ठुकरा नहीं पाया, उसे ना नहीं कह पाया था। भगवान खुद आकर अगर पुजारी से पूजा की भीख मांगे तो पुजारी ना कैसे कह सकता है? तो फिर गलती अनाया की ही थी ना, इसलिए सजा भी उसे ही मिली थी। उसकी जिंदगी के, उसके सपनों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पर क्या अयान की इसमें कोई गलती नहीं थी? अयान तो वो इंसान था जिसने उसे डूबते हुए समंदर में अकेला छोड़कर, उसे डूबने को छोड़कर अपनी दुनिया में चला गया था। तो क्या अयान की उससे केवल एक ही रात मांगी थी जो पूरा होने पर वह उससे अलग हो गया था? फिर वह वापस क्यों आया था? ढेर सारे प्रश्न जो कहीं अंदर दब गए थे आज फिर से सर उठ रहा था और अनाया आज भी प्रश्नों के बवंडर में गोते खा रही थी। क्या उसे इनका जवाब कभी मिलेगा? क्या कभी फिर अयान उसके सामने आएगा जिससे वह अपनी जिंदगी के बर्बाद होने का हिसाब मांगेगी? शायद नहीं, क्योंकि अब वह सिर्फ एक कॉल गर्ल है जिसके प्रश्नों का उत्तर देना किसी को आवश्यक नहीं लगता है। वह एक कठपुतली है जो दूसरों के इशारे पर ही जीना जानती है और मरना भी। उसे तो अब सिर्फ मौत चाहिए, पर अजय उसे मरने भी नहीं देगा, ये उसे अच्छी तरह पता है। दूसरे दिन अनाया की नींद अयान की आवाज़ से खुली। वह पहले तो बुरी तरह चौंक गई कि वह यहाँ क्यों है और वो भी अयान के साथ, पर तभी सब कुछ उसे याद आ गया। उसे पिछली रात की याद है
अयान से आंखें मिलाने को मना कर रही थीं। शायद उसके दिल ने पूछा, अयान क्या सोचेगा तेरे बारे में? तूने अपना कदम बढ़ाया था, अयान ने नहीं। उसने तो तुझे रोकने की कोशिश भी की थी। उसने चुपके से अयान को देखा, पर वह शायद फोन पर किसी से बात करने में व्यस्त था। उसका चेहरा गंभीर था और वह बस सर हिलाता जा रहा था। अनाया को लगा वह उस तक अपनी आवाज़ पहुंचने देना नहीं चाहता था। अनाया कंबल से अपने शरीर को ढकती हुई बाथरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो अयान उसको देखते हुए कहा, चाय पी लो अनाया और चलो तो मैं गेस्ट हाउस छोड़ दूँ। अनाया ने चुपचाप चाय का प्याला उठा लिया और पीने लगी। तभी अयान कह उठा, अनाया हमारे बीच जो कल रात हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अनाया ने चौंकते हुए उसे देखा, फिर धीमी आवाज़ में पूछी, क्यों, तुम्हें लगता है क्या कि हमने कुछ गलत किया है? तो अयान ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं तुमसे और तुम मुझसे प्यार करती हो, पर समाज शादी से पहले इस रिश्ते को बुरा ही मानेंगे। और जब तक मैं खुद को तुम्हारे लायक बना न लूँ, हमारा रिश्ता दुनिया वालों को पता नहीं चलना चाहिए। अनाया ने सर हिलाते हुए हामी भरी और कहा, मेरी गलती थी, तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती अनाया। अच्छा चलो तो मैं छोड़ दूँ, मुझे भी कुछ देर में निकलना है। अनाया उसे देखते हुए बोली, मैं अभी 2 दिन यहाँ हूँ, तुम भी यहीं रुक जाओ ना अयान। अयान ने नाम में सर हिलाते हुए बोला, नहीं अनाया, मुझे अचानक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, अभी कुछ देर में निकलना होगा और मैं मुंबई भी कुछ दिन बाद वापस आऊँगा और आते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम टेंशन मत लेना। अनाया ने फीकी मुस्कान के साथ सर हिलाया। सच का हो तो वो पहले अयान से अलग रह भी लेती थी, पर अब तो उसे आंखों से ओझल करने का मन ही नहीं कर रहा था। पर उसे क्या पता था कि उस पर ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ अलग ही खेल रचा था, कुछ अलग ही सोच रखा था। जिस इंसान को वह एक पल के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी, आज न जाने कितने साल हो गए, कितने साल यह भी अनाया को याद नहीं। उसने अयान को नहीं देखा है और शायद अब देखना भी नहीं चाहती। क्यों, वह अब अनाया गुप्ता नहीं और अपने पापा की अनाया नहीं। वह तो अब ऐसे नाम से जानी जाती है जिसे सुनकर अयान भी उसे नफरत करेगा। अनाया को गेस्ट हाउस छोड़ते वक्त अयान की आंखों में आंसू थे। अनाया ने आश्चर्य से पूछा, अयान तुम रो रहे हो? अयान ने तुरंत कहा था, नहीं तो शायद कुछ कचरा चला गया है। फिर उसके गालों को थपथपाते हुए प्यार से कहा था, अनाया जब तक मैं वापस न लौटूं, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊँगा। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया था, पर अयान के आंसू उसके लिए प्रश्न बन गए थे। अनाया मुंबई लौट आई थी, उसे देखते ही सोनू ने शिकायत की थी, दीदी आप कितने दिन लगा दिए, मैंने आपको बहुत मिस किया। सोनू मैं बस 1 हफ्ते के लिए गई थी। तो सोनू ने मुंह फुलाकर कहा था, आपके लिए बस 1 हफ्ते, पर आपको पता है 1 हफ्ते में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। अनाया को याद आया, ये तो अयान का डायलॉग है। वह मुस्कुराते हुए सोनू का गाल थपथपाते बोली थी, अयान भैया से ये सब सीखता है ना। अच्छा चल, तेरे लिए मैं ढेर सारी चीज़ें लाई हूँ, नहीं लेना क्या? हाँ दीदी, मुझे पता था आप अपने एकमात्र भाई के लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। अनाया ने हंसते हुए उसे सारी चीज़ें दी और एक खूबसूरत जैकेट देते हुए धीमे स्वर में कहा था, ये अयान भैया की तरफ से तुझे। अयान भैया आपके कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं क्या? क्यों, मैंने जब आपके साथ गोवा जाने को कहा था तो आपने क्या कहा था, याद है ना, कि सिर्फ आपके कॉलेज वाले ही जा सकते हैं। अनाया हंस पड़ी और बोली, तू बुद्धू ही है, तेरा अयान भैया तो कहीं भी जा सकता है, तेरे जैसा छोटा थोड़े है जो ले जाना पड़े। सोनू ने बड़ों की तरह सर हिलाकर कहा, अच्छा समझा, मैं ये सारी चीज़ें मम्मा को दिखाऊं? हाँ ज़रूर, पर अयान भैया के बारे में मत बताना। पता है मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझदार तो मैं भी हूँ। अनाया हंस पड़ी थी। कुछ देर बाद वह पापा से मिलने गई, पर पापा पता नहीं क्यों चुप से थे। न उन्होंने अनाया के टूर के बारे में पूछा और न कुछ। अनाया को लगा पापा शायद थक गए हैं, इसलिए वह यह कहते हो कि पापा मैं बाद में बात करूंगी, आप रेस्ट करो, कहकर जाने ही वाली थी कि पापा की गंभीर आवाज़ ने उसके कदमों को रोक लिया। पापा ने कहा, अनाया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और आशा है मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अनाया अंदर तक कांप गई थी पापा की आवाज़ सुनकर। अचानक उसे लगा कुछ बुरा होने वाला है। वह किसी तरह बोल पाई, जी पापा।
महेंद्र ने कहा था, मेरी तरफ देखकर बात करो आप। अनाया पापा की तरफ मुड़ी थी, पर उसकी निगाहें जमीन पर थी। पापा से कैसे आंख मिला सकती थी वो? तो पापा बोले, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए किसी भी चीज़ को छुपाना या घुमा फिरा कर कहना मुझे नहीं आता। आशा है मुझे भी आप सही सही उत्तर दोगे। अनाया ने सर हिलाया, पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। महेंद्र कुछ देर चुप थे, फिर उनकी आवाज़ कमरे में गूंजी, अयान का परिचय क्या है और उसके साथ आपका रिश्ता क्या है? अनाया को लगा था आसमान सर पर गिर पड़ा, सारी धरती उसके चारों ओर घूम रही है। वह हकलाने लगी थी, पापा वो अयान में। तो पापा बोले, मुझे पता है आप नहीं कह पाओगे, तो मैं ही बता देता हूँ अयान का परिचय। यह एक मवाली गुंडा है, यहाँ का कुख्यात जगन मालिक का बेटा है। वो खून उन लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलना, मारना पीटना, लड़कियों का किडनैप करना, पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो। अनाया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अयान के बारे में यह सब नहीं सुन सकती थी। उसने कहा, पापा ये झूठ है। नहीं, मुझे जो पता था वो झूठ था। सच तो यह है कि अयान की निशा नाम की कोई बहन ही नहीं है। अयान को आप अच्छी तरह जानती हैं और उसे छुप छुप कर मिलती रहती हैं। अनाया यह सुनते ही सिहर गई। रुबीना दी जिस चीज़ से डर रही थी वही हो चुका था। अचानक उसकी नजरें दरवाजे पर गईं, जहां मासा का चेहरा शैतानी हंसी से भरा हुआ था। अनाया ने मन ही मन सोचा, ओह तो ये सब इसका काम है। अयान को आने दो, फिर तेरे टांग न तुड़वाई तो। पापा की आवाज़ उसके कानों में गई, मुझे आपके फोटो मिले हैं, बड़े शर्म की बात है अनाया। जिस बेटी को मैं अपना गर्व समझता था वह भी अपने माँ जैसी निकली। अनाया आहत होकर कह उठी, पापा। तो महेंद्र कड़े स्वर में कहा, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, पर हाँ सुधरने का एक मौका ज़रूर दूंगा। अब से आप सीधा कॉलेज जाएंगी और वापस घर आएंगी और अपनी पढ़ाई पूरा करेंगी। कॉलेज जाने के लिए मैंने ऑटो ठीक किया है, मैं ही आपको छोड़ने जाऊंगा और लेने भी। पढ़ाई समाप्त होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और इस बीच उस अयान नाम के गुंडे से मिलना तो दूर, उसके बारे में सोचने की भी आप गुस्ताखी नहीं करेंगे। अगर इसके सिवाय आपने या उसने कुछ सोचा है तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगी आप। अनाया चिल्ला उठी थी, पापा आप ऐसा मत कहिए। पर पापा कोई जवाब नहीं दिए। अनाया वहां से चुपचाप चली आई, पर उसे लगा अयान के आने पर उसे पहला काम यही करना होगा, किसी तरह उस तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। अगर उसे पता न चले और वह अनाया से मिलने आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अनाया पापा के कहे अनुसार ही चलने लगी थी, क्योंकि उसे पता था यह मासा की पहली जीत थी और अब वह हरदम अनाया को फॉलो करेगा, उसके बारे में हर एक न्यूज़ पापा तक पहुंचाने के लिए। इसलिए वह अब कहीं और जाती भी नहीं थी। कॉलेज और घर बस यही उसकी दुनिया थी। पर वह यह सोचकर आश्चर्य थी कि अयान ने उसे एक फ़ोन भी नहीं किया था अब तक। यह उसकी पुरानी आदत थी कि अपने गैंग के साथ रहने पर वह अनाया से बात नहीं करता था, पर अनाया को लगा था इस बार जरूर करेगा। पता नहीं क्यों उसकी आंसू भरी आंखें बार बार अनाया को याद आ रहे थे। तो क्या वो ऐसे जोखिम का काम करने गया है जिससे अनाया से उसे बिछड़ने का डर है? अनाया यह सोचते ही सिहर गई थी और प्रार्थना की, भगवान उसकी रक्षा करना। वह खुद ही कई बार अयान को फ़ोन कर चुकी थी, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 1.5 महीने बीत चुके थे। अनाया बेचैन हो गई थी। कभी लगता अच्छा ही है, वरना अयान यहाँ रहते हुए उससे मिलने जरूर कोशिश करता। पर फिर वह यह सोचकर काँप उठती कि इतने दिनों तक अयान कभी मुंबई से बाहर नहीं गया था। इससे पहले ऐसा क्या काम जो इतना लंबा समय लगे। उसने सोनू को राजू के पास भेजा था, पर सोनू ने बताया था कि मोहन भैया ने कहा है राजू और अयान भैया आज 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कहीं गायब हैं और किसी को पता नहीं कहाँ हैं। इसी डर और उधेड़बुन में अनाया के दिन कट रहे थे, पर अचानक उस पर सारा आसमान ही गिर पड़ा था। वह अंदर तक काँप गई थी, ये सोचते हुए कि वह गर्भवती है, उसके अंदर एक जान पलने लगी है। यह उसके और अयान के प्यार की निशानी थी, जिस पर उसे खुश होना था, पर वह नहीं हो सकती थी। और अब अयान का यहाँ होना बहुत आवश्यक था।